हाँ तो नमस्कार प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम नन हिंदी के तीसरा सेट पढ़ेंगे। आज हम लोग नन हिंदी के तीसरा सेट को देखेंगे, जिसमें 50 वायरल ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए आपके बीच में आज हम तीसरा सेट लेकर आए हैं। देखेंगे आज का क्वेश्चन कैसा है। सभी भाई एवं बहनों एवं मित्रों, मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, सभी आज देखेंगे। बिहार के सभी बच्चे आज हमको देखते हैं, हम आप लोग की कमेंट को पढ़ते हैं, आप लोग के फीलिंग को समझते हैं। और आज हम तीसरा सेट पढ़ेंगे। आज नन हिंदी के तीसरा सेट पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चन सेट किया गया है। और इसमें से उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आना चाहिए। यदि एक सेट से 15 क्वेश्चन भी आ गया तो हम इस तरह से 10 सेट लेकर आएंगे। 15 दहन का 150, हमें जरूरत है 50 का। समझ सकती हूँ, जिस समय में 100 का एग्जाम होता था तो 90 नंबर 95 नंबर आता था। अब तो 200 नंबर का एग्जाम होता है, डबल क्वेश्चन है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हम तीसरा सेट को आगाज करते हैं और देखेंगे कि तीसरा सेट में आज सेट नंबर 3 में कौन सा क्वेश्चन पहला है। तो चलिए आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो है, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी के शीर्षक जो है, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। दिनकर, बिहारी, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है मेरे दोस्तों, हम लोग पढ़े थे मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी का लेखक मुंशी प्रेमचंद, जिसमें हामिद के बारे में यह कहानी लिखा गया था। बहुत ही बाल मनोवैज्ञानिक पर यह कहानी आधारित है। तो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद। तो आपके ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद हो या सीधे प्रेमचंद हो। ऑप्शन नंबर 2, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या कहा। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या कहा। रोने को कहा, नाचने को कहा, या गाने को कहा, या उत्सव मनाने को कहा। बाल गोविंद भगत के एक पुत्र थे, सुस्त दुबला, है ना, गोधा टाइप का था। जब उसके पुत्र का जब निधन हो गया तो अपने पुतों को क्या बोला, अपने पुतों को बोला कि रोना नहीं है, सिर्फ आपको उत्सव मनाना है। क्या मनाना है मेरे दोस्तों, उत्सव मनाना है। क्वेश्चन नंबर नया देखेंगे। ठेस शीर्षक कहानी में शीर्षक क्या था। ठेस शीर्षक कहानी में, ठेस एक शीर्षक का नाम है जिसमें शीर्षक क्या था। शिक्षक था, वकील था, शिक्षक था, या कारीगर था। ठेस शीर्षक कहानी में शीर्षक क्या था मेरे दोस्तों। तो ठेस शीर्षक कहानी में शीर्षक जो था वह एक कारीगर था। क्या था मेरे भाइयों, कारीगर था। जी समय बहुत है, बहुत समय है, पढ़ने वाले के लिए बहुत समय है। समझ में आ गया। नहीं पढ़ने वाले के लिए 10 साल कम हो जाता है। तुम्हारे शरीर में जान है, तुम अभी जवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तेरे रगों में खून है, तुम कुछ भी कर सकते हो। जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। हम लोग जानते हैं मनुष्य कुछ भी कर सकता है, इसीलिए डिप्रेशन नहीं होना है और क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को, तरीका को ढूंढना है। पुनः नया क्वेश्चन देखते हैं। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, किसने कहा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, किसने कहा मेरे दोस्तों। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, किसने कहा। पद्मा ने, कलिंग महाराज ने, सम्राट अशोक ने, गुप्तचर ने। ये जो क्वेश्चन है अशोक का सत्याग्रह, जिसका लेखक बंशीधर श्रीवास्तव है। इसमें अशोक महोदय ने पद्मा को बोला है, क्या बोला है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। किसने कहा मेरे दोस्तों, सम्राट अशोक ने। किसने, सम्राट अशोक ने। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही बदल जाती है, उन्नत हो जाती है, खराब हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी क्या हो जाती है, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है।
और ये क्वेश्चन ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसका लेकर रामधारी सिंह दिनकर महोदय, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ओके, चलते हैं पुनः नया क्वेश्चन। देखो पुनः नया क्वेश्चन है कि किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई। किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? दीदी के, विमला के, नीलू के, अंजू के। तो संजू जो थे, किसके जादू के करिश्मे को देख देख संजू मचल गई, यानी किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? दीदी के, यानी दीदी के जादू के खेल को यानी करिश्मे को देखकर मचल गई। भिक्षु वर्ग के बाद शिष्य को आचार्य क्या मानकर बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? भिक्षु वर्ग के बाद शिष्य को आचार्य क्या मानकर बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? दास मानकर, पुत्रवत मानकर, आम आदमी मानकर, इनमें से सभी। तो ये जो है ये विक्रमशिला चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। क्या कि भिक्षु वर्ग के बाद शिष्य को आचार्य क्या मानकर बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते? मेरे दोस्तों, पुत्रवत मानकर, क्या मानता था? अपने पुत्र के समान मानता था, उसे बौद्ध सिद्धांतों के ज्ञान देते थे। बचपन की परिस्थितियों पर कौन कहानी मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? बचपन की परिस्थितियों पर कौन कहानी मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह, ठेस, खेमा, इनमें से कोई नहीं। बचपन की परिस्थितियों पर कौन कहानी मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? हम लोग पढ़े थे ईदगाह में 4-5 साल का छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा हामिद, जो अपने माँ और पिता के बिना इस जिंदगी में अपने जीवन के हम सफर को आगे लेकर गया, लेकिन सहारा दादी अमीना की। इसके पिताजी हैजे की बीमारी से मौत की गोद में चले गए। माताजी पीली पीली होकर वह भी मौत की गोद में चल गए। एक जो उसका पालनहार था जो आंचल का काम दिया, दादी अमीना। तो इस कहानी में हमें सीखने को मिला कि बचपन की परिस्थिति पर कौन कहानी मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो मेरे दोस्तों, ईदगाह। क्या हो जाएगा? ईदगाह हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासिर जिलों से होकर कहां गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासिर जिलों से होकर कहां गिरती है? सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, गुफा में। ये जो क्वेश्चन है आपको हुंडरू का जलप्रपात कामता प्रसाद सिंह कान जो लिखे है, ध्यान दीजिएगा, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। मेरे दोस्तों, कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? बिहारी के दोहे में 3 तरह के दोहे शामिल है। कितने तरह के? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? 3 तरह के दोहे शामिल है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? हरचन की, सिरचन की, भूखन की, शिवलोचन की। मेरे दोस्तों, ये जो है आपको ठेस, ध्यान दीजिएगा, ये ठेस जो है कहते हैं, ठेस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? सिरचन की गिनती नहीं करते थे। किसकी? सिरचन की। आपकी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? आपकी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? मानू ने, बड़ी भाभी ने, सिरचन ने, चाची ने। किसने कहा? आपकी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा मेरे दोस्तों? तो सिरचन ने कहा। किसने? सिरचन ने कहा। किसने? सिरचन ने कहा। अबरख और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? अबरख और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात में, ठेस में, विक्रमशिला में, खेमा में। अबरख और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात में। किसमें किया गया है? हुंडरू के जलप्रपात में किया गया है। किसमें? आज हम लोग नन हिंदी के ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, जिसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है। उसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं। मेरे दोस्तों, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको किताब से क्वेश्चन रहता है और हिंदी व्याकरण से होता है। यदि आपको बुक से अगर बात किया जाए तो हमारे हिसाब से
बुक से ऐसे बोल सकते हैं, हिंदी व्याकरण और बुक दोनों मिला के 50-50%। यदि आप बुक से यदि 40 भी ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो आपके पास 50 ऑब्जेक्टिव व्याकरण का हुआ, क्या इसमें 20 भी आपको सही नहीं होगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमें जरूरत है 50 का, और ऑब्जेक्टिव आपका बहुत इंपोर्टेंट होगा रिजल्ट के दृष्टिकोण से, इसीलिए एक एक ऑब्जेक्टिव पर आप निगाह रखिए। गर्मियों में किन की संज्ञा उष्म भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? गर्मियों में किन की संज्ञा उष्म भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? बाल गोविंद भगत की, भिखारी की, महात्मा की, पुजारी की। मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिया गया है बाल गोविंद भगत चैप्टर से लिया गया। कहां से लिया गया? बाल गोविंद भगत चैप्टर से। तो किसकी कहते हैं गर्मियों में किन की संज्ञा उष्म भरी शाम को भी शीतल कर देती है? बाल गोविंद भगत की। किसकी? बाल गोविंद भगत की। आज करना है जिसे करते हैं उसे है आज ही, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, किस कविता की पंक्ति है? बिहारी की दोहे, बच्चे की दुआ, करमबीर, पीपल। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, किस कविता की पंक्ति है मेरे दोस्तों? ये जो है करमबीर कविता की पंक्ति है, और करमबीर का जो लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये हिंदी है, हिंदी में क्या विश्लेषण होता है, इसको तो पढ़ना है, रीडिंग देना है, और ऑटोमेटिक अपने आप याद होता जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनी हुई बात थोड़ी लंबी याद रहती है, लंबी दिनों तक याद चलती है। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ते रहते थे? जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ते रहते थे? उजली कमली, हरी कमली, काली कमली, नीली कमली। मेरे दोस्तों, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ते थे? हमेशा काली कमली ओढ़ते थे, काली कमली ओढ़ते थे। झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात कराती है? झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात कराती है? संघर्ष और विद्रोह से, आजादी से, बहादुरी से, गुलामी से। ये झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात कराती है? संघर्ष और विद्रोह से, संघर्ष और विद्रोह से ये ओजपूर्ण कराती है। चलिए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? पटना जेल में, दरभंगा जेल में, आरा जेल में, बक्सर जेल में। मेरे दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? दरभंगा जेल में। किस जेल में? दरभंगा जेल में। कहता है गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? तो दरभंगा जेल में डाला गया। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब पंक्ति किस कविता से? जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब पंक्ति किस कविता से है? बच्चे की दुआ, कबीर के पद, झांसी की रानी, पीपल। बताइए, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब पंक्ति किस कविता की है? और ये पंक्ति जो है बच्चे की दुआ कविता के है, जिसका लेखक है मोहम्मद इकबाल। इसका लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। किसी को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, बताइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए। चलिए, प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्वेश्चन, आपको प्रश्न यदि अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो छोटा सा मेहरबानी कर दीजिएगा कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस गरीब का भी पेट थोड़ा पले, ठीक है। और आप लोग के लिए तो हम तो बेसब्री से है एकदम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो एकदम गर्दा मचा देंगे एकदम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलते हैं नया क्वेश्चन पर, क्या चला जाए कि नहीं? चलिए चला जाए। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर, गोकुल ठाकुर, नेहरू, इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य, आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? मेरे दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर इसके क्या थे? सदस्य थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर दिन को स्कूल में काम करते थे और रात को ये आजाद दास्ता में काम करते थे, जिसका संस्थापक जयप्रकाश नारायण महोदय थे। तो इसका जो आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसका जन्म समस्तीपुर जिला के पितौंझिया गांव में हुआ था। लेखक बेढा बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए?
लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए? 2, 4, 6, 8। कहते हैं कि लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए? लेखक बेढप बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए? 2, 4, 6, 8। मेरे दोस्तों, लेखक महोदय ने 6 रसगुल्ला खाए थे और 12 पूरियां। ये जो रसगुल्ला था ये बाग बाजार के रसगुल्ले थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 रसगुल्ले खाए थे। लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? 2 बजे रात में, 12 बजे रात में, 3 बजे रात में, इनमें से कोई नहीं। लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? कितने बजे नींद खुली? लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली मेरे दोस्तों? तो इसको जो नींद खुली थी वह एकाएक जो है 3 बजे रात में नींद खुली थी। कितने बजे? 3 बजे रात में नींद खुली थी। 3 बजे रात में नींद खुली थी। एक सेकंड के लिए रुको। चलो अब नया क्वेश्चन पुनः देखते हैं। पुनः हम नया क्वेश्चन देखते हैं कि आगे चना गुरु मात दे तेले तुम चावी हमें नहीं दीने, यह उक्ति किसकी है? आगे चना गुरु मात दिए तेले तुम चावी हमें नहीं दीने, यह उक्ति किसकी है? कृष्णा की, सुदामा की, द्वारपाल की, गुरु की? ये जो क्वेश्चन है सुदामा चरित कविता के, ये कौन किस कविता के? सुदामा चरित के। और कृष्ण महोदय ने किससे कहते हैं? किससे कहते हैं? सुदामा से। ये किसकी उक्ति है? तो किसने कहा था? कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान ने। किससे? सुदामा से। कृष्णा जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। किसान थे, दुकानदार थे, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? नाच किया, गाना गाया, अपने अपने खिलौने से खेला, इनमें से कोई नहीं। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया मेरे दोस्तों? गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला। गांव पहुंचकर, ये से क्वेश्चन है, ये जो आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन है, आपके सामने जो क्वेश्चन है ईदगाह कहानी से लिया गया है। सारे बच्चे गांव पहुंचकर अपने अपने खिलौने से क्या किया? खेला। काम को आरंभ करके यो नहीं छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? काम को आरंभ करके यो नहीं छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? पीपल, करमवीर, सुदामा चरित, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों, ये जो पंक्ति है करमवीर कविता के। किस कविता के? करमवीर कविता के। और करमवीर कविता के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किस कविता के पंक्ति है? करमवीर कविता के पंक्ति है। चलिए, हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव में 26 ऑब्जेक्टिव को ऑपरेशन कर दिए हैं। अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। रा भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? रा भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? वीरेंद्र प्रसाद, सीताराम प्रसाद, धीरेन्द्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। मेरे दोस्त, रा भट्ट के हिरण के बच्चे शीर्षक कविता जो है उसका अनुवादक कौन है? उसका अनुवादक जो है राजेंद्र प्रसाद है। जी सर, ये हिंदी है और हिंदी में फॉर्मूला नहीं होता है, इसको पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक थोड़ा याद होता है और कुछ याद भी करना पड़ता है। तो हमारा क्वेश्चन था ये कि रा भट्ट के हिरण के बच्चे शीर्षक के जो कविता है उसका अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? महमूद ने, मोहसिन ने, नूरे ने, हामिद ने। मेरे दोस्त, ये ईदगाह कहानी शीर्षक कविता के, यानी ईदगाह कहानी के ये क्वेश्चन है। ये ईदगाह कहानी के क्वेश्चन है और इसमें हामिद महोदय ने अपने दादी अमीना से ये फरियाद किया क्या? कि बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना, सबसे पहले आऊंगा, है ना? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा था? हामिद ने कहा था। आज नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? आज नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? लेखक की माँ, लेखक की दादी, मानू दीदी, काकी। बताइए,
आज नेनू मत रहे थे तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? लेखक की माँ ने। किसने कहा? लेखक की माँ ने। क्या कहा? आज नेनू मत रहे थे तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? लेखक की माँ ने कहा। किसने? लेखक की माँ। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? गा रहे थे, उदास थे, नाच रहे थे, रो रहे थे। मेरे दोस्तों, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु पर वह गा रहे थे। क्या कर रहे थे? वह गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। कभी कभी गाते गाते वह नाच भी लेते थे, लेकिन वो क्या करते थे? गा रहे थे। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? हरा, नीला, उजला, पीला। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? पीला वस्त्र। कौन सा वस्त्र था मेरे दोस्त? पीला वस्त्र। कौन सा? पीला। किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? पत्नी की, दोस्ती की, बीमा एजेंट, भाई की। वकील साहब का जो कलेजा जलता था, है ना, वकील साहब का जो कलेजा जलता था, वो बीमा एजेंट के जो वृद्धि होता था ना, उसी को देखकर ये एशिया तू न गई मेरे मन से जो है ना निबंध, वहां से लिया गया क्वेश्चन, जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर महोदय है। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चीता, करंदन, चिंतन, रुदन। मेरे दोस्त, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं? चीता कहते हैं। चिंता को लोग चीता कहते हैं। सही बात है, चिंता को चीता कहते हैं, क्योंकि चिंता जिंदा इंसान को जलाती है और चीता मुर्दों को जलाया जाता है, इसलिए चिंता को लोग क्या कहते हैं? चीता कहते हैं। बाल गोविंद भगत ने पुतों को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत का जो पुत्र मर गया, उसके बाद अपने पुतों को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, चाचा के साथ। उसके पुतों का जो भाई था उसे बुलवाया और उसके साथ भेज दिया। बेचारी जाती नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको, मजबूरन उसको भेजना पड़ा भाई के साथ। किसके? मजबूरन उसको जाना पड़ा, यानी भाई के साथ भेज दिया। किसके साथ? भाई के साथ। किसे वीर शिवाजी की कहानियां जवानी याद थी? किसे वीर शिवाजी की कहानियां जवानी याद थी? लक्ष्मीबाई को, दुर्गाबाई को, अहिल्याबाई को, शकुंतला बाई को। ये जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता से लिया गया है, ध्यान देंगे। झांसी की रानी। किसे वीर शिवाजी की कहानियां जवानी याद थी? लक्ष्मीबाई को। किसको? लक्ष्मीबाई को। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा? बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका है? दयानंद का, नित्शे का, गांधी जी का, या विवेकानंद के? मेरे दोस्त, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था? नित्शे साहब ने कहा था। इसका कहना ये था कि बुराई करने वाले बुराई करता रहेगा, तुम्हारा काम है उससे साइड हो जाओ। यानी जैसे मक्खी बिना बुलाए हुए आके अकारण भिन भिनाते रहते हैं, वैसे ही काम है जलने वाले को। तो कहा, किसने कहा था कि अलग होना है? किसने? नित्शे ने। सुदामा जी पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखा था? पॉकेट में, कांख में, झोला में, चटाई में। सुदामा जी पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखा था? कांख में। कहा मेरे दोस्तों? कांख में छुपा के रखा था। कहा? कांख में। प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय था। प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय था। वैशाली, मुंगेर, भागलपुर, मगध। मेरे दोस्त, प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय था। कौन? ये भागलपुर। क्या? भागलपुर। ये विक्रमशिला चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, जिसकी स्थापना 8वीं सदी में राजा धर्मपाल के समय में हुए थे। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? दीदी ने, भैया ने, संजू ने, नीलू ने। मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है दीदी की डायरी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, जो पाठ पुस्तक विकास समिति के अंतर्गत है। तो कहते हैं, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? किसने बनाया था? भैया ने बनाया था। किसने? भैया ने। और नमक देना भूल गया था।
मानो दीदी का दूल्हा क्या है? मानो दीदी का दूल्हा क्या है? मजदूर है, ठेकेदार है, अफसर है, कारीगर है। मानो दीदी का जो दूल्हा है वह क्या है? वह अफसर था। क्या था? मानो दीदी का दूल्हा क्या है? अफसर। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? रिदमा, पूर्णिमा, पद्मा, सिद्धिमा। मेरे दोस्त, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? कलिंग महाराज की कन्या का नाम पद्मा है। क्या है नाम? पद्मा नाम है। खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा? खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा? सब्जी, चटनी, प्याज, चटनी, दाल, प्याज। मेरे दोस्त, खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा? प्याज चटनी। क्या खाने लगा? प्याज चटनी। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आए भी है। ये क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सब है। ये आपके पाठ पुस्तक यानी सिलेबस के नन हिंदी के बहुत इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर कहां से पूछेगा मेरे दिलों की दरवाजा वाले? बताइए मेरे दिलों की धड़कनों, कहां से पूछेगा? कहां से पूछेगा? यही क्वेश्चन पूछेगा। आइए, खेमा भाई में सबसे बड़ा था, छोटा था, मझला था, संजला था। खेमा भाई में क्या था? खेमा भाई में सबसे छोटा था। खेमा भाई में क्या था? सबसे छोटा था। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? मैट्रिक की परीक्षा 1940 में पास की। कब पास की? 1940 में। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई? 17 फरवरी 1948 को कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई? हृदयघात से, क्षय रोग से, हैजा से, मलेरिया से। मेरे दोस्त, 17 फरवरी 1988 को मृत्यु किसको? कर्पूरी ठाकुर को हृदयघात से हुई। किससे हुई? हृदयघात से। किससे? हृदयघात से। किस ग्रंथ में विक्रमशिला के विध्वंस का जीवंत वर्णन है? किस ग्रंथ में विक्रमशिला के विध्वंस का जीवंत वर्णन है? बाबरनामा में, तबाकत नासिरी में, तबाकत अकबरी में, इनमें से सभी। मेरे दोस्त, किसमें इसका जो विनाश हुआ था उसके बारे में किस किताब में लिखा है? तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी, तबाकत ए नासिरी। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी? किसने कहा स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी? पद्मा ने, अशोक की बहन पद्मा की मां ने, बौद्ध भिक्षु ने। किसने कहा स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी? पद्मा ने। जब अशोक ने पद्मा को ललकारने पर भी युद्ध नहीं किया। अशोक का क्या नाम था कि मैं स्त्रियों पर स्त्रियों से क्या कहते हैं, हम युद्ध नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया? तो पद्मा ने भी बोला कि हम निहत्तों पर वार नहीं करते हैं, खुला चैलेंज कर दिया था। ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? उत्तरांचल, उत्तराखंड, मिथिलांचल, पूर्वोत्तर। मेरे दोस्त, ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? तो ठेस कहानी में मिथिलांचल के बारे में लिखा गया। कहा के बारे में? मिथिलांचल के बारे में। कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? लखनऊ, प्रयाग में, बनारस, आगरा में, पटना, वैशाली में, मुगल सराय में। कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? लखनऊ, प्रयाग में। कहाँ रहे? लखनऊ, प्रयाग में। और हम आज नॉन हिंदी के तीसरा सेट कंप्लीट कर रहे हैं और कंप्लीट के अंतिम क्षण में हम लोग भटक रहे हैं। और इसी तरह से आपको 10 सेट करना पड़ेगा। 10 सेट का मतलब हुआ 500 क्वेश्चन। हम व्याकरण का अलग सेट लेकर आएंगे, ये बुक का है, समझे? दोनों को अलग अलग करेंगे ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलते हैं अंतिम, लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का किसने शौक? गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का किसे शौक था? कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, गोकुल ठाकुर, जेपी। कहते हैं गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का किसे शौक था? मेरे दोस्त, कर्पूरी ठाकुर को शौक था। किसको शौक था? कर्पूरी ठाकुर को शौक था। और हम लोग आज मिलकर पूरे बिहार के बच्चे इस वीडियो में आप लोग बने रहें। चलिए, मैं अब इस सेट को खत्म कर दिए हैं और आप लोग इसको कभी कभी देखते रहिएगा, याद रखिएगा, थोड़ा इसको जो है ना रिवाइजिंग के दौर में रखिएगा, क्योंकि
एक लोहे को भी यदि आप रख दीजिएगा तो उसमें जंग लग जाते हैं। आप इसको कभी कभी समय निकाल कर इसको देखते रहिएगा, सुनते रहिए। सुनने से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, समझ गए। तो मैं इस सेट को खत्म करने के बाद अब मैं आप लोग के बीच से विदा होने की स्थिति में हूं। तो मैं जाते जाते आप लोग को एक सलाह देना चाहता हूं कि आपका एग्जाम की अवधि यानी समय बहुत कम है, इसलिए जोश जुनून में आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करिए, कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है। तो लव यू बच्चा पार्टी, जय हिंद जय भारत।